सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं अध्याय 5 ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों इस चैप्टर को हम एक वन शॉट में क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि हम इस चैप्टर को एक पूरी तरह से कवर कर देंगे। हालांकि वीडियो बड़ा हो सकता है, तो उम्मीद करता हूँ मैं लास्ट तक आप जरूर देखोगे। और इसके बाद में एक चैप्टर आपका और बचता है जिसका नाम है साम्य अवस्था, इसको भी वन शॉट में क्लियर कर देंगे और आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी जो होती है, इसकी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ऊर्जा परिवर्तन और उसके रूपांतरण से संबंधित जो विज्ञान होती है उसको कहते हैं ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मागतिकी ऊर्जा परिवर्तन तथा रूपांतरण के अध्ययन तथा उसके रूपांतरण संबंधित विज्ञान, इसको हम बोलते हैं दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो ऊर्जा का परिवर्तन और उसके रूपांतरण, उससे संबंधित जो भी विज्ञान है या उसका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी। इसके बाद में हम समझते हैं नेक्स्ट, जो कि है तंत्र। तंत्र को बोलते हैं सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम, या फिर दोस्तों इसको कहते हैं निकाय। क्या बोलते हैं इसको, निकाय। समझने की बात है। एक चीज और होती है, मैं इसको समझाता हूं, जिसका नाम है परिवेश। परिवेश को कहते हैं सराउंडिंग, सराउंडिंग्स, ठीक है। परिवेश, इन दोनों को साथ में समझते हैं। अगर दोस्तों आप मुझे देख रहे हो तो मैं एक जगह पे फिक्स हूं। अब जिसका अध्ययन करना होता है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको आप कहेंगे तंत्र, और उसको छोड़ के यूनिवर्स में यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो तंत्र के चारों ओर का भाग है उसको बोलते हैं हम परिवेश। क्या बोलते हैं इसको, परिवेश। जैसे मुझे बात कर रहे हो तो मैं एक हो जाएगा तंत्र, जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में अध्ययन करें वो तंत्र कहलाता है। और उसके बाद में उसके चारों का जो खाली क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं उसके बाद का जो क्षेत्र है या उसके बाद का जो भाग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। ठीक है, देखिए भाग, ठीक है। अगर मैं इसको दर्शाऊं तो कुछ ऐसे होगा, जैसे हमारे पास में किसी चीज़ की बात हो रही है तो वो कहलाता है तंत्र, यानी कि सिस्टम या निकाय कहलाता है। अब इसके अलावा जो खाली बचा हुआ भाग है, यानी कि ये वाला, ये पूरा एक यूनिवर्स है, यानी कि ये पूरा एक क्या है, ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड है, ठीक है। आई बात समझ में, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। तो ब्रह्मांड का जो भी मतलब भाग हो जाएगा खाली तंत्र को छोड़ के, ये हो जाएगा परिवेश, सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ पर यूनिवर्स। ओके, तो दोस्तों ये होते हैं यहाँ पर तंत्र और परिवेश। अब हम समझते हैं तंत्र के प्रकार। निकाय होता है या तंत्र जो होता है, इसके प्रकार। अगर मैं निकाय की बात करूँ या तंत्र की बात करूँ तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आ जाता है खुला निकाय, ओपन सिस्टम, खुला निकाय, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है दोस्तों बंद निकाय, बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। और लास्ट होगा तीसरा विलगित निकाय, विलगित निकाय, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्या होता है समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। अगर दोस्तों तंत्र से परिवेश में, परिवेश से तंत्र में अगर द्रव्य और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होते हैं, मतलब उसके अंदर जा सकता है, उसके अंदर बाहर आ सकता है। कौन कौन सा, एक तो द्रव्य यानी कि पदार्थ एंड ऊर्जा, ये दोनों अगर आदान प्रदान होती है, एक्सचेंज होती है, तो फिर इसको कहा जाता है खुला निकाय। इसको क्या कहा जाता है, खुला निकाय। लेकिन अगर केवल ऊर्जा ही बाहर जा रही
है ना, मतलब कि तंत्र से बाहर जा रही है, परिवेश में आ रही है, और परिवेश से तंत्र में जा रही है, तो फिर दोस्तों इसको बोलेंगे बंद निकाय। क्या बोलेंगे? बंद निकाय। और दोस्तों ऊर्जा और द्रव्य दोनों में से, परिवेश और तंत्र में से कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है, तो फिर इसको बोलेंगे हम विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक बात है। तो मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ यहाँ पे। दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी कि खुले निकाय में क्या होगा, ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। बंद निकाय में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और विलगित निकाय में न ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। अब आगे समझते हैं ऊष्मागतिकी के नियम, जो कि खास है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दोस्तों अब हम समझते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। इसमें पहला नियम हो जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या हो जाता है? प्रथम नियम। प्रथम नियम जो होता है इसको कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। यही होता है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसमें सूत्र हो जाता है दोस्तों डेल्टा यू बराबर हो जाता है Q प्लस W। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा यू हो जाता है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी, आंतरिक ऊर्जा। बाकी क्यू होता है ऊष्मा और डब्ल्यू होता है कार्य। डब्ल्यू होता है कार्य। बाकी मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है, देखिए ध्यान से। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। उसे ऊर्जा का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब है दोस्तों ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जो द्वितीय नियम होता है वो क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि जो आपकी ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा होती है वो दोस्तों उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। यानी कि दोस्तों ऊष्मा जो होती है वो जहाँ उच्च ताप है वहाँ से निम्न ताप की ओर जाती है। ये भी आपको पता होगा, जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ से वो ठंडी की ओर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आता है। तो ऊष्मा जहाँ उच्च ताप है वहाँ से निम्न ताप की ओर आगे बढ़ती है दोस्तों, उसे कहते हैं द्वितीय नियम। उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, तो वो ये जो होता है वो अपने आप होता है, मतलब स्वतः होता है ना। कैसा होता है? स्वतः होता है। इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सेकंड नियम। कौन सा कहलाता है दोस्तों? सेकंड नियम। आगे समझते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी का थर्ड नियम। ठीक है, ये क्या कहता है? ये दोस्तों कहता है कि अगर जीरो केल्विन ताप पर जो शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जो शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसकी एंट्रोपी जीरो होती है। वापस समझना ध्यान से। शून्य केल्विन ताप पर जो शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ है इसकी एंट्रोपी शून्य होती है। उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग तृतीय नियम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसकी एंट्रोपी शून्य होती है। ठीक है, तो ये आपको तीनों नियम समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिए। मैंने इसको शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। ओके, आगे समझते हैं। आगे हो जाता है दोस्तों ऊष्मा और कार्य। ऊष्मा और कार्य, है ना, ऊष्मा और कार्य, हीट एंड वर्क। सबसे पहले हम हीट की बात कर लेते हैं, यानी कि ऊष्मा की बात कर लेते हैं। ऊष्मा क्या होता है, इसको क्यों से दर्शाते हैं? यहाँ पर मैंने दर्शाया ना, ऊष्मा किसे दर्शाते हैं, इसको क्यों से दर्शाते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह ताप अंतर के कारण होता है। ताप अंतर के कारण होता है।
ताप अंतर के कारण होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्मा के कारण होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मा। आइए समझे कि जो आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है वो ताप में अंतर के कारण से हो सकता है, इसका मतलब ऊष्मा हुआ ना, क्या हुआ, ऊष्मा हुआ। आई बात समझ में। आगे समझते हैं जो कि है कार्य। हाँ, इसको दर्शाते वो ध्यान रखना, इसको दर्शाते हैं क्यों से, ऊष्मा को क्यों से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, क्यों से दर्शाते हैं। आई बात समझ में, क्यों से दर्शाते हैं। ओके, क्यों से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कार्य, यानी कि वर्क। जो कार्य होते हैं दोस्तों वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है विस्तार कार्य, एक होता है विस्तार कार्य। इतना इसके अंदर खास नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। विस्तार कार्य ध्यान रखना, एक तो विस्तार कार्य होता है और दूसरा होता है दोस्तों गैर विस्तार कार्य, गैर विस्तार कार्य। ठीक है, कार्य क्या होंगे, विस्तार कार्य और गैर विस्तार कार्य हो जाएंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट हम समझते हैं आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, अभी बताया था डेल्टा यू से दर्शाते हैं। और कार्य को दर्शाते हैं दोस्तों डब्ल्यू से, कार्य को दर्शाते हैं डब्ल्यू से, ये भूल गया था मैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, कार्य को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ओके, देखो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं डेल्टा नहीं लगाऊंगा क्योंकि अगर डेल्टा लगा देंगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, तो सिंपल इसको यू से दर्शाते हैं। हालांकि किसे दर्शाते हैं, यू से। अगर मैं डेल्टा लगा दूंगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, इसको ऐसे कहेंगे। देखो आंतरिक जो ऊर्जा होती है इसकी अगर मैं बात करूँ तो किसी तंत्र की कुल ऊर्जा, कोई भी तंत्र है उसकी कुल ऊर्जा, जैसे मैं तंत्र हूँ, मेरी कुल ऊर्जा है ना, जिसके अंदर दो तरह की ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और इसको बोलते हैं दोस्तों इस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, इस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा। आई बात समझ में। ओके, लिखता हूं मैं इसको। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है आंतरिक ऊर्जा की डेफिनेशन कि किसी तंत्र में उपस्थित कुल ऊर्जा जिसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा शामिल होती है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, मैं एक तंत्र हूं, मेरे अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर आपने सीखा, ये नियम सीखा, ऊष्मा कार्य सीखा और आंतरिक ऊर्जा सीखा। आगे और समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंथैल्पी। दोस्तों एंथैल्पी जो होता है ये क्या होता है, तो जैसे मैं तंत्र था, है ना, एक तंत्र है। अब उस तंत्र की कुल ऊष्मीय ऊर्जा, देखो अगर कुल ऊर्जा, तंत्र की कुल ऊर्जा जिसके अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा शामिल होती है तो उसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। लेकिन अगर दोस्तों कोई भी तंत्र है उसकी कुल ऊष्मीय ऊर्जा, इसको बोलते हैं एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और एंथैल्पी को दर्शाते हैं दोस्तों एच से, किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं या हम लोग कहेंगे दर्शाते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, किसी तंत्र की कुल ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, देखो इसका एक सूत्र दे रखा है जो कि होता है दोस्तों H बराबर U प्लस पी वी। अब आप बता सकते हैं कौन कौन क्या है। H है आपका एंथैल्पी, H है आपका एंथैल्पी, और दोस्तों U है आपका आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, P है दाब और V है आयतन। ठीक है, V है आयतन। ओके, अगर यहाँ पर PV कंफर्म नहीं है तो आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, हालांकि दाब और वॉल्यूम ही होगा। ओके, तो दोस्तों एंथैल्पी में आपको समझ में आ गया कि किसी तंत्र की कुल दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा, उसको कहते हैं हम लोग एंथैल्पी। अब आगे समझते हैं कोई भी अभिक्रियाएं होती है ना, कोई भी अभिक्रियाएं जो होती हैं तो इस अभिक्रियाओं में एंथैल्पी परिवर्तन कैसे होता है वो समझते हैं। अभिक्रियाओं में एंथैल्पी परिवर्तन, देखो
एंथैल्पी परिवर्तन को समझते हैं। सबसे पहला बात हो जाएगा दोस्तों एंथैल्पी वृद्धि। एंथैल्पी वृद्धि, पहला ये चीज़ देखेंगे कि अगर एंथैल्पी में वृद्धि होती है तो कैसे होगी। ये वृद्धि तब होगी दोस्तों जब डेल्टा एच का मान, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, एच मतलब एंथैल्पी, डेल्टा मतलब परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन का मान 0 से ज़्यादा हो। एंथैल्पी में परिवर्तन का मान दोस्तों 0 से ज़्यादा हो, उस टाइम पर क्या होता है, तो उस टाइम पर दोस्तों ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। उस टाइम पर ऊष्मा अवशोषित होती है। अब अगर ऊष्मा अवशोषित होना मतलब ऐड होना, इसका मतलब ऊष्मा यानी कि एंथैल्पी में वृद्धि। आई बात समझे। अब मैंने आपको बोला कि कोई भी तंत्र है उसके अंदर कुल ऊष्मीय ऊर्जा, अगर मेरे तंत्र के अंदर, अगर तंत्र के अंदर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों एंथैल्पी में वृद्धि हुई। दूसरा समझो इसका ऑपोजिट, अगर एंथैल्पी में ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, एंथैल्पी में ह्रास हो रहा है ना, ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा करो, अगर डेल्टा एच का मान यानी कि डेल्टा एच की वैल्यूज 0 से कम है, 0 से कम है, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यहाँ पे उत्सर्जित होना मतलब तंत्र के अंदर से बाहर निकलना, ह्रास होना। ओके, आई बात समझ में। तो ये होगा दोस्तों, ये दो टॉपिक थे आपके एंथैल्पी के अंदर, ठीक है, ये वाले। अब आगे समझते हैं एंट्रोपी। क्या समझते हैं, एंट्रोपी। दोस्तों एंट्रोपी को समझते हैं हम लोग, एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी को दोस्तों एस से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। एंट्रोपी को एस से दर्शाते हैं। ये क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। दोस्तों एंट्रोपी का मतलब होता है कोई भी तंत्र है, उस तंत्र में अराजकता की मात्रा, रैंडमनेस की मात्रा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। आई बात समझ में। किसी तंत्र में अराजकता की मात्रा या रैंडमनेस की मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंट्रोपी। ठीक है, मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, किसी तंत्र में अराजकता की मात्रा यानी कि रैंडमनेस की मात्रा एंट्रोपी कहलाती है। नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों स्वतः स्फूर्तता। स्वतः स्फूर्तता, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं दोस्तों स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वतः स्फूर्तता। स्वतः स्फूर्तता क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यह दोस्तों ये दर्शाती है कि कोई अभिक्रिया होगी या फिर नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया होगी या फिर नहीं होगी। ये दोस्तों गिब्स ऊर्जा जो होती है उस पर निर्भर करता है, या गिब्स ऊर्जा होती है वो निर्धारित करती है। कौन, गिब्स ऊर्जा होती है वो निर्धारित करती है। अब गिब्स ऊर्जा क्या होती है मैं अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि स्वतः स्फूर्तता, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। स्पॉन्टेनिटी ये होती है दोस्तों कि कोई अभिक्रिया होगी या फिर नहीं होगी, यह गिब्स ऊर्जा पर निर्धारित होता है, ये होता है स्पॉन्टेनिटी। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। स्वतः स्फूर्तता, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, कोई अभिक्रिया स्वतः, मैंने हालांकि स्वतः नहीं बोला था, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया जो अपने आप है ना, ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः होगी या फिर नहीं होगी, यह गिब्स मुक्त ऊर्जा से निर्धारित होता है। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इसको समझते हैं। ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की ऐसी मात्रा जो कार्य करने में सक्षम होती है, ऊर्जा की ऐसी मात्रा जो कार्य करने में दोस्तों कैसी होती है, सक्षम होती है। मैं इसका लिखता हूं, ऊर्जा की वह मात्रा जो कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक है। अब यहां पे समझना ध्यान से, गिब्स ऊर्जा का एक सूत्र होता है बहुत अच्छा सा, डेल्टा जी बराबर दोस्तों होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला, समझना है। इसमें डेल्टा जी होता है दोस्तों गिब्स ऊर्जा
में परिवर्तन या सीधा इसको गिब्स ऊर्जा भी बोल सकते हैं, पर डेल्टा लिखा है परिवर्तन लिखना पड़ेगा। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। टी का मतलब होता है ताप या तापमान, और डेल्टा एस का मतलब अभी बताया आपको एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब समझना ये है दोस्तों समझना ये है कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है, अगर जीरो से, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो अगर जीरो से कम है, जीरो से कम है, इसका मतलब इसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब इसका मान नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यूज जीरो से कम होती है, तो दोस्तों अभिक्रिया स्वतः होती है। अभिक्रिया होती है वो स्वतः होती है। अभिक्रिया कैसी होती है दोस्तों, स्वतः होती है, स्वतः होती है। आप इसको लिख लेना, यहाँ पे जगह कम थी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर डेल्टा जी की वैल्यूज़ होती है वो जीरो से कम है, इसका मतलब रिएक्शन जो होती है आपकी वो ऑटोमेटिक जाएगी। कैसी होगी, स्वतः होगी, स्वतः होगी। आई बात समझ में? ओके, तो दोस्तों ये होता है एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा और स्वतः स्फूर्तता यानी कि स्पॉन्टेनिटी। और साथ में आपको समझाया मैंने कि एंथैल्पी क्या होती है और इस एंथैल्पी जो अभिक्रिया होती है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होता है। आगे और समझते दोस्तों इस चैप्टर के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। दोस्तों आगे समझते हैं। आगे हो जाता है यहाँ पर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री क्या होता है दोस्तों, तो कैलोरीमेट्री ऊष्मा को मापने की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा को मापने की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाती है ऊष्मा मापने की प्रक्रिया जिसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है, वो क्या हो जाता है, कैलोरीमेट्री हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है आगे ऊष्मा क्षमता। इसके बाद में आगे आता है ऊष्मा क्षमता। ऊष्मा क्षमता यानी कि दोस्तों यहाँ पर हीट कैपेसिटी। ऊष्मा क्षमता का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। ऊष्मा क्षमता को सी से दर्शाते हैं। ऊष्मा जो आपकी क्षमता होती है इसको किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। और ऊष्मा क्षमता क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों ऊष्मा यानी कि आपका दोस्तों क्या हो जाता है, क्यू, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, ताप में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन, जिसको हम कहेंगे डेल्टा टी। तो क्या होगा सूत्र, C बराबर Q बाई डेल्टा टी। ये क्या होता है आपका हीट कैपेसिटी यानी कि ऊष्मा क्षमता। इसके बाद में होता है विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद में होता है विशिष्ट ऊष्मा जिसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। इसको भी सी से ही दर्शाते हैं, इसको भी दोस्तों सी से ही दर्शाते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, तो प्रति ग्राम पदार्थ की ऊष्मा क्षमता। इसका मतलब होता है प्रति ग्राम पदार्थ की ऊष्मा क्षमता, पदार्थ की ऊष्मा क्षमता। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी बैटरी लो हो गई है और मोबाइल होता है लॉक हो जाएगा, है ना। तो प्रति ग्राम पदार्थ की ऊष्मा क्षमता, इसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा। प्रति ग्राम पदार्थ की ऊष्मा क्षमता, प्रति ग्राम पदार्थ की ऊष्मा क्षमता विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है दोस्तों बंद एंथैल्पी या बंद विभंजन एंथैल्पी। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों बंद विभंजन एंथैल्पी। बंद विभंजन एंथैल्पी या इसको सीधा बंद एंथैल्पी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कोई भी रासायनिक बंध है, कोई भी किसी भी रासायनिक बंध को तोड़ने की
किसी भी रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी भी रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी, बंध विभंजन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है। और दोस्तों आगे एक चीज़ है वो हम समझ लेते हैं लास्ट, वो है दोस्तों आपका यहाँ पर समतापीय। समतापीय का मतलब क्या होता है? समतापीय का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यूज़ 0 होती है, तो फिर इसको बोला जाता है समतापीय, यानी कि जो आपका तापमान है उसका वैल्यूज़ या उसकी मान होता है वो 0 है, यानी कि वो साम्य अवस्था में है, तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे? समतापीय कहेंगे। इसके बाद होता है दोस्तों नेक्स्ट साम्यवर्णीय। साम्य जो वर्णीय होता है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है Q की वैल्यूज़ 0, यानी कि ऊष्मा जो होती हैं उसकी वैल्यूज़ अगर 0 हैं, अगर ऊष्मा साम्य अवस्था में है तो फिर इसको बोलेंगे दोस्तों साम्यवर्णीय। इसको क्या बोलेंगे? साम्यवर्णीय। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों समदाबीय। ये तो नाम से क्लियर है, समदाबीय मतलब क्या? इसमें P होता है, डेल्टा P की वैल्यूज़ वो 0 होगी, यानी कि दाब होता है इसका मान कैसा होगा? बराबर होगा, समान होगा, 0 होगा या साम्य अवस्था में होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समदाबीय कहते हैं। ठीक बात है। एक लास्ट होता है दोस्तों समवायवीय। समवायवीय का मतलब क्या होता है? समवायवीय का मतलब होता है डेल्टा V की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 होती है। इसका मतलब जो आयतन होता है उसमें जो परिवर्तन है उसका मान 0 है, या आयतन समान है या साम्य अवस्था में है, तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? समवायवीय कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका